फिजिक्स यानी भौतिकी, इसके नियम काफ़ी हद तक यूनिवर्सल होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे पैराडॉक्स आ जाते हैं जो इन नियमों को चैलेंज करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स क्या है, क्या सच में ये पैराडॉक्स है, और क्या स्टीफन हॉकिंग ने ऐसा कहा था कि ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो ऐसा उन्होंने क्या कहा था जो उनको ऐसा कहना पड़ा, ब्लैक होल क्या होते हैं, ये बने कैसे होते हैं। और आज के इस वीडियो में जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी हबल स्पेस टेलीस्कोप वाली, मैं इस वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा। उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था मतलब, तो इस वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल शर्मा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके गाइस, तो ब्लैक होल बनते कैसे हैं उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक स्टार कैसे बनता है। तो जब बिग बैंग हुआ उसके बाद जो हाइड्रोजन एटम पूरे यूनिवर्स में फैल गया, तब वो अपनी ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के पास पास आने लग गए। लेकिन अभी वहाँ पे इतनी हीट नहीं थी कि वो फ्यूज कर सकें आपस में और हीलियम एटम को फॉर्म कर सकें, है ना। तो इसलिए जब वो पास पास आने लग गए तो वहाँ पे जो गैस थी वो हीटअप होने लग गई, क्योंकि वहाँ पे एक राउंड राउंड मूवमेंट शुरू हो गया और काफ़ी वेलोसिटी से मूवमेंट शुरू हो गया वहाँ पे, क्योंकि जब वो पास पास आने लगे तो वहाँ पे हीट जनरेट हुई। तो इस हीट जनरेशन की वजह से एक टाइम ऐसा आया जब सफिशिएंट हीट जनरेट हो गई। उसके बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम फ्यूज होकर उन्होंने हीलियम को जनरेट किया, हीलियम एटम बनाया। ठीक है, अब जो हीलियम एटम बना, इस प्रोसेस में एनर्जी और लाइट रिलीज हुई। तो उन्होंने क्या किया, उस लाइट और एनर्जी ने अंदर से गैस पे प्रेशर लगाया और उस गैस ने इस बॉल पे प्रेशर लगाया कि ये एक्सपैंड हो जाए। अब आप सोचते हो कि इसका मतलब स्टार एक्सपैंड होता है। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो स्टार है ना हमारा, उसकी खुद की भी एक ग्रेविटी है जो उसको कोलैप्स कर रही है। तो स्टार को बाहर से ग्रेविटी कोलैप्स कर रही है और अंदर से जो गैस का प्रेशर है वो उसको एक्सपेंड कर रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारा स्टार है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि वो एक स्टेबल स्टार बन जाएगा। तो वो स्टेबल स्टार कब तक रहेगा, वो स्टेबल स्टार जब तक रहेगा जब तक उसके अंदर फ्यूल है, यानी कि उसके अंदर हाइड्रोजन एटम है। अब जब हाइड्रोजन एटम उसके अंदर कम हो जाएंगे या फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, तब क्या होगा, अंदर से लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा। जब अंदर से लगने वाला प्रेशर कम हो गया, तब क्या होगा, जो बाहर वाला प्रेशर है यानी कि जो ग्रेविटी है वो जीत जाएगी, है ना। और जब हमारी ग्रेविटी जीत जाएगी तब क्या होगा, स्टार धीरे धीरे कोलैप्स होने लग जाएगा, यानी कि ये धीरे धीरे एक सिंगुलर पॉइंट पे आ जाएगा जिसे हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी। और ये सिंगुलैरिटी को आप नेबुला से कंपेयर कर सकते हो आराम से। नेबुला और सिंगुलैरिटी जो है, यहाँ पे नेबुला भी सिंगुलैरिटी है एक। यहाँ पे दोनों में क्या है, यहाँ पे दोनों में फिजिक्स के लॉ काम नहीं करते, यानी कि फिजिक्स के लॉ यहाँ पे ब्रेकेबल हो जाते हैं सिंगुलैरिटी पे। तो अब क्या है, स्टार जो था हमारा जो फॉर्म हुआ था वो धीरे धीरे कोलैप्स होकर एक सिंगुलर पॉइंट पे आ गया है। ठीक है, अब इस सिंगुलर पॉइंट या फिर जो सिंगुलर पॉइंट की जो ग्रेविटी है वो तो अभी इन्फाइनाइट है ना, मास तो कम हुआ नहीं उसका, ग्रेविटी क्या उसकी इन्फाइनाइट है। तो जब इसकी इन्फाइनाइट ग्रेविटी होगी या फिर इन्फाइनाइट मास की जब काफ़ी हाई अमाउंट में ग्रेविटी होगी, उस टाइम पे क्या होगा, वो एक ब्लैक होल की तरह बिहेव करेगा। तो क्या होता है एक ब्लैक होल, ब्लैक होल एक ऐसा एरिया है यूनिवर्स में जहाँ की जिसकी एक बहुत हाई ग्रेविटी है और इसका इन्फाइनाइट डेंसिटी है उस पॉइंट की, सिंगुलर पॉइंट की जिसके अराउंड वो एरिया है, उसका एक इन्फाइनाइट मास है जिसकी एक बहुत हाई अमाउंट में ग्रेविटी है और एक इन्फाइनाइट डेंसिटी है। ठीक है, अब दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकंड। हाँ, अब मैंने यहाँ पे आपको एक ब्लैक होल की इमेज दिखाई है जिसके तीन मैंने यहाँ पे नाम डाल रखे हैं। एक है इवेंट होराइजन, एक है सिंगुलैरिटी और एक है श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। एक एक करके बात करते हैं सारी चीज़ें हैं क्या। तो स्टार्ट करते हैं इवेंट होराइजन से। क्या होता है इवेंट होराइजन, इवेंट होराइजन एक ऐसी बाउंड्री है किसी भी ब्लैक होल की जिसके अंदर आने के बाद कोई भी मैटर सीधा सेंटर की तरफ जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसी बाउंड्री जिसमें अंदर आने के बाद कोई मैटर सीधा सेंटर की तरफ जाता है, इसे बोलते हैं इवेंट होराइजन। ठीक है, अब एक होती है सिंगुलैरिटी, जो सिंगल पॉइंट है, बताया था मैंने आपको सिंगुलैरिटी क्या होती है, जिसकी एक इन्फिनिट डेंसिटी होती है। अब क्या हुआ यहाँ पे, एक है श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। अब ये क्या होता है, देखो गाइस, हर बॉडी की अपनी ग्रेविटी होती है ना। तो बॉडी कब तक ग्रेविटी कब तक बॉडी कोई ब्लैक बॉडी या फिर ब्लैक होल की तरह बिहेव नहीं करेगी जब तक उसका रेडियस, उस बॉडी का रेडियस श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस से ज़्यादा है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक बॉडी है, अब इस बॉडी का रेडियस श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस से ज़्यादा है, तो जब अभी तक ये बॉडी ब्लैक होल की तरह बिहेव नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही इसका रेडियस श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस के बराबर हुआ या उससे कम हुआ,
तब ये बॉडी हमारी ब्लैक होल की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी। पहले ये बिहेव नहीं कर रही थी क्योंकि इसका रेडियस जो था वो स्पेक्ट्रल रेडियस से ज़्यादा था। ठीक है, इसको आप निकाल कर सकते हो स्पेक्ट्रल रेडियस को। आर इजिकल टू 2gm/c स्क्वायर। जी क्या है? ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट है। एम क्या है? क्या है? एम है मास ऑफ द ब्लैक बॉडी या फिर ब्लैक होल, जो भी बॉडी है उसका मास। और सी क्या है? सी आप जानते हो सी है स्पीड ऑफ लाइट का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं कि ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स है क्या। देखो गाइस, स्टीफन हॉकिंग ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस ब्लैक होल में जाने के बाद कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो खत्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। ये उन्होंने कहा था क्योंकि ब्लैक होल में सब कुछ सेंटर की तरफ सिंगुलैरिटी की तरफ जाता है और सिंगुलैरिटी पे सारे फिजिक्स के लॉ ब्रेक हो जाते हैं, तो किसी को भी नहीं पता कि वहाँ पे होता क्या है ना। उसकी कोई लाइट भी नहीं होती, ब्लैक होल में दिखता ही नहीं है, उसका इवेंट होराइजन हमें दिखाई देता है। इवेंट होराइजन में दिखाई इसलिए क्यों देता है हमें वो? क्योंकि देखो पहले वो समझाता हूँ एक बार। हाँ, इवेंट होराइजन हमें दिखाई इसलिए देता है क्योंकि कोई भी बॉडी उसके पास आती है ना, मैटर, तो वो पहले इसके राउंड राउंड मूव करता है, गोल गोल चक्कर लगाता है इसकी ग्रेविटी की वजह से। तो इस चक्कर लगाने की वजह से जो यहाँ पे गैसेज हैं उनमें फ्रिक्शन जनरेट होता है, इससे हीट जनरेट होती है और इसलिए यहाँ पे लाइटिंग आपको दिखती है हीट जनरेशन की वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, इसलिए जो इवेंट होराइजन आपको थोड़ा कलरफुल दिखाई देता है वो। ठीक है, ओके। तो इवेंट होराइजन पार करने के बाद कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट हो जाती है, ये कहा था स्टीफन हॉकिंग ने। ठीक है, अब क्या है, फिजिक्स के जो कुछ लॉ हैं, जैसे दो प्रिंसिपल है फिजिक्स के, एक है क्वांटम डिटर्मिनिज्म और एक है रिवर्सिबिलिटी। इन दोनों के अकॉर्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन कभी लॉस्ट ही नहीं हो सकती। बताता हूँ मतलब क्या है इन दोनों का एक एक करके। पहला है क्वांटम डिटर्मिनिज्म। ये क्या होता है? इसका सिंपल भाषा में समझाऊँ अगर मैं आपको, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी एक्ट हुआ है ना, तो उसका पहले कोई ना कोई कोज होगा, यानी कि हर एक्ट का पीछे एक कोज होता है। रिवर्सिबिलिटी क्या है? रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे ये है कि टाइम को आप रिवर्स कर सकते हो, यानी कि अगर किसी प्रोसेस का आपको स्टार्ट पता है तो उसका आप एंड पता लगा सकते हो, अगर किसी का एंड पता है तो आप उसकी स्टार्टिंग का पता लगा सकते हो। यानी कि आप बोलो कि मुझे इसका स्टार्टिंग नहीं पता तो इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो गई, नहीं, आप उसका एंड देख लो। आप उसका एंड देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से, स्टार्ट मतलब कहाँ से हुआ था, क्या प्रोसेस था यहाँ पे। तो एंड देख के आप स्टार्टिंग का पता लगा सकते हो और स्टार्टिंग देख के आप एंड का पता लगा सकते हो। ये बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। तो उसका मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन तो अभी लॉस्ट ही नहीं हुई है ना। लेकिन अभी हॉकिंग भाई साहब ने क्या कहा था? उन्होंने तो ये कहा था कि इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है ब्लैक बॉडी में आने के बाद, है ना। तो ब्लैक होल में जाने के बाद जब इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो गई और ये तो पैराडॉक्स बन गया, तो इसे ही बोलते हैं ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स। तो हाँ, ये पैराडॉक्स तो है। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया बाद में जिसे बोलते हैं हॉकिंग रेडिएशन। यानी कि स्टीफन हॉकिंग ने ये कहा कि यहाँ से रेडिएशन निकलती है ब्लैक होल से। ठीक है, अब रेडिएशन कैसे निकलती है वो देखो आप। तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी जो ब्लैक होल है या फिर कुछ भी बॉडी यूनिवर्स में, कोई यूनिवर्स ही मान लो आप, यूनिवर्स में टोटल एनर्जी जीरो होती है हमेशा। ठीक है, यूनिवर्स में टोटल एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। तो जीरो का मतलब क्या है? या तो वहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन ये तो बात गलत है, हम जानते हैं यूनिवर्स में तो बहुत कुछ है। इसका मतलब वहाँ पे कुछ पॉजिटिव एनर्जी भी होगी और कुछ नेगेटिव एनर्जी भी होगी, है ना। अगर समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे जीरो का मतलब क्या, यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर कहीं पे जीरो है या फिर जीरो प्लस जीरो मैं बोलूँ तो क्या आएगा? जीरो आएगा। अब जीरो तो है नहीं यूनिवर्स में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि +1 होगा और -1 होगा, तब जीरो आएगा, है ना। तो यानी कि कुछ ऐसा +1 है, कुछ -1 है, यानी कुछ पॉजिटिव एनर्जी है, कुछ नेगेटिव एनर्जी है। तो पॉजिटिव एनर्जी मैटर बोल दो आप और नेगेटिव एनर्जी को बोल दो आप एंटी मैटर, है ना। अब क्या है, हाँ, तो अब जब ये ब्लैक होल है हमारा, इसके यहाँ पे जो है ये है इवेंट होराइजन। तो जो पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी से आप मैटर एंटी मैटर बोल रहे हो आप, ये अपने आप ही बनते हैं और अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, यानी कि मैटर एंटी मैटर मिलकर आपस में खत्म हो जाते हैं, जिसे हम वर्चुअल पार्टिकल ही बोलते हैं ना। पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा डार्क मैटर के बारे में डिस्क्राइब किया था, तो मैंने बताया था वहाँ पे कि डार्क मैटर ऐसा हो सकता है कि ये वर्चुअल पार्टिकल से ही मिलकर बनते हों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर मान लो ऐसे ही मैटर एंटी मैटर जनरेट हुए इवेंट होराइजन के पास, तो एक पार्टिकल मान लो यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, तो जो पार्टिकल पास में है वो इसके अराउंड घूम के इसके अंदर चला जाएगा और जो पार्टिकल यहाँ पे है वो एनर्जी लेके यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब जो पार्टिकल बाहर गया ना एनर्जी लेके, तो क्या लगेगा, जो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ब्लैक होल को, उनको यहाँ से रेडिएशन एमिट हो रही है कोई, और उन्होंने इसी रेडिएशन का नाम दिया हॉकिंग रेडिएशन। और उन्होंने ये भी कहा कि ये तो पैराडॉक्स को तोड़ निकल गया हमसे,
यानी कि पैराडॉक्स जो था ये खत्म हो गया है, क्योंकि रेडिएशन निकल रही है और इस रेडिएशन में जरूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन ये बात गलत थी, क्योंकि इस रेडिएशन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, और इस रेडिएशन की वजह से ही ब्लैक होल जो हमारा श्रिंक होता जाएगा और एक टाइम पे वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, अब बात करता हूँ जो स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, उन्होंने क्या कहा था। तो गाइस ये बात चलती हुई आ रही थी, तो बाद में जब उन्होंने एक न्यूज़ साइंटिस्ट रिपोर्टर को अपना इंटरव्यू दिया और उन्होंने उसमें कहा कि जो मैंने कहा था ब्लैक होल में इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है, ये बात मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी लाइफ की। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि उनको ऐसा लगता था कि ब्लैक होल के पास एक सॉफ्टवेयर भी है। सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? वो स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो अगर ब्लैक होल गायब भी हो गया तब भी उसके पास इन्फॉर्मेशन रहेगी कि बना कैसे था, इसमें क्या क्या इसने एनगल्फ किया था। तो सॉफ्टवेयर जो है ना, इसकी वजह से यानी कि इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है यहाँ से, तो इसका मतलब क्या है कि इन्फॉर्मेशन कहीं ख़त्म नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा था कि ये मेरी गलती थी कि मैंने ऐसा बोला कि इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, हालांकि अभी सॉफ्टवेयर का पता हमें नहीं लगा एक्सपेरिमेंटली, ये स्टीफन हॉकिंग बोल दिया उन्होंने, लेकिन इसका पता अभी हमें नहीं लगा है ना। तो अभी आप इसे जब तक एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हो जाता तब तक आप इसे फिलोसफिकल थ्योरी ही मानो कि सॉफ्टवेयर वाली बात को आप फिलोसफी में लो तो सही रहेगा। ठीक है, ये थी हमारी पैराडॉक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो समझ में आई होगी, आई हो आप लोगों को। ठीक है, अगर नहीं समझ में आई गाइस तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको दोबारा से। और अगर कोई भी डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो आप। ठीक है, चलो जो पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था मैंने उसका आंसर देता हूँ मैं आपको। ग्रेविटेशन लेंसिंग के बारे में मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में। ग्रेविटेशन लेंसिंग के बारे में क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये नहीं था, क्वेश्चन यहाँ पे मेरा ये था कि जो लाइट है उसको फोटोन पार्टिकल कैरी करते हैं, और जो फोटोन पार्टिकल हैं वो मासलेस होते हैं, यानी कि उनमें ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट नहीं करती। फोटोन पे ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट नहीं करती। लेकिन जो फॉर्मूला है हमारा F=G m1 m2 में d², वो क्या बोलता है कि अगर किसी बॉडी का मास 0 है, m1 m2 में से किसी का मास 0 हो तो फोर्स 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब जो फोटोन है उन पे ग्रेविटेशन फोर्स काम नहीं करेगी, है ना। फिर भी यहाँ पे आप देख रहे हो जो रे ऑफ लाइट है वो बैंड हो गई है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, ये मेरा क्वेश्चन था। तो अब इसका आंसर बताता हूँ मैं आपको। एक सेकेंड, वो स्लाइड मेरे से मिस हो गई, तो समझाया था आपको वैसे ही। तो इसका आंसर यहाँ पे ये है, जो बॉडी है ना ये, जैसे मान लो इसे आप शीट मान लो, एक स्पेस की एक शीट है, इस बॉडी ने उस शीट को ही प्रेस कर दिया, दबा दिया। तो इस शीट को प्रेस करने की वजह से क्या हुआ, इस बॉडी के अराउंड जो शीट है ऐसे गोल फॉर्म में आ गई। इस शीट ने ऐसा गड्ढा कर दिया, उस मास ने उस शीट में ही गड्ढा कर दिया, है ना। तो जो लाइट जाएगी ना वो लाइट सीधी जाएगी, लेकिन इस शीट के मुड़े होने की वजह से आपको मुड़ी भी दिखाई देगी। तो ये था इसका आंसर। ठीक है, यानी कि शीट के मुड़ने की वजह से ही आपको वो चीज लाइट आपको मुड़ी हुई दिखाई देगी। ये था इसका आंसर कि फोटोन खुद रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, अभी लाइट सीधी रे में ही ट्रैवलिंग कर रही है, लेकिन स्पेस के ही बैंड हो जाने की वजह से हमको लाइट बैंड होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब इस वीडियो में एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। आप मुझे बताओ कि मैंने बताया था कि जो स्टार है वो धीरे धीरे कोलैप्स होता जाएगा और ब्लैक होल बन जाएगा। अच्छा, ब्लैक होल ऐसा नहीं कि सारे स्टार ही ब्लैक होल बनेंगे। जिन बॉडी का मास, जिस स्टार का मास सन के मास के 10 टाइम्स ज़्यादा है वही ब्लैक होल बनेंगे। उससे पहले के बन जाएंगे वाइट डॉर्फ स्टार, न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, उनके लिए हमको एक पूरी इसकी लाइफ साइकिल समझनी पड़ेगी, तो वो हम समझेंगे अपनी आगे की वीडियोज़ में। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि जितना बड़ा स्टार होगा उतना ही जल्दी वो कोलैप्स होगा, जितना छोटा स्टार होगा उतना ही कम होगा, उतना ही धीरे वो कोलैप्स होगा। ऐसा क्यों है? ज़्यादा स्टार, ज़्यादा बड़ा स्टार है तो उसके ज़्यादा हीलियम हाइड्रोजन आइटम होंगे, फिर भी वो ज़्यादा जल्दी कोलैप्स क्यों होगा? ये इस वीडियो का क्वेश्चन है, तो आप आंसर देना कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, और अगर पसंद ना आए डिसलाइक भी कर सकते हो आप, लेकिन डिसलाइक क्यों किया ये बता देना कमेंट बॉक्स में, ताकि उसको मैं आगे ठीक कर सकूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।